एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं। आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखा है, पहले वो की पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले डिसोल्यूशन किससे कहते हैं? देखो, सेक्शन 139 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर सारे पार्टनर के बीच में डिसॉल्व हो जाता है, इवन एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सब में डिसॉल्व हो जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फर्म डिसोल्यूशन नहीं होगा। याद रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में मतलब कंप्लीट बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थी आपकी मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स के बीच में जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर एक नंबर क्वेश्चन आने की चांसेस है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? मोड ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन कैसे होता है। ठीक, पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनर्स रिलेशनशिप है कंप्लीटली खत्म हो जाता है, उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। किस किस मोड पे डिसोल्यूशन होता है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। पहला, म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी सब पार्टनर्स एक दूसरे से बात किए, बोले अब बिजनेस नहीं कर सकते हैं, खत्म हो गया, खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अगर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या एक को छोड़ के बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए, तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? नोटिस, अगर बिजनेस एट विल, पार्टनरशिप फर्म जो है एट विल, जब चाहें तब बंद कर सकते हैं, ऐसा पहले से ही एग्रीमेंट है, तो कोई भी पार्टनर नोटिस देके बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए नोटिस दे सकता है। ठीक, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट कहता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। देखो, हो सकता है एग्रीमेंट में ये लिखा हो 5 साल के बाद या इस प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद या कोई इवेंट हैपनिंग के बाद आपको डिसॉल्व करना है, तो ऑटोमेटिकली जो इवेंट होगा तो ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोर्ट डिसॉल्व करने के लिए आपको ऑर्डर देगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट इंटरवेन कर सकता है आपकी डिसोल्यूशन में। ठीक है, आपके फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। कब? ये सब सिचुएशन में किसी भी पार्टनर या 2-3 पार्टनर, कोई भी पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड है, ठीक है, अनसाउंड माइंड होगा, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट डिसॉल्व करने के लिए बोलेगा। ठीक, नेक्स्ट, इनकेपेबल, कोई भी पार्टनर इनकेपेबल हो गया, काम करने के लिए लायक नहीं रहा। ठीक है, अनेबल टू डू वर्क, अगर इनकेपेबल है लेकिन काम करने के लिए है, मान लो पैर वगैरह कुछ खराब हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन वो काम करने के लायक है, तो उस केस में भी अनेबल टू डू वर्क, ठीक है, वो अनसाउंड माइंड हो गया या इनकेपेबल हो गया, तो उस केस में कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है कि डिसॉल्व कर दो। नेक्स्ट आता है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई भी पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उस केस में भी आपका बिजनेस डिसॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट कहता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट बना है उस एग्रीमेंट को ही ब्रीच कर, ब्रीच मतलब तोड़ रहे हो। ठीक,
रिपीटेडली अगर ब्रीच होता है तो उस केस में कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है कि भाई ऐसा है, आप बिजनेस बंद कर दीजिए, आपका डिसोल्यूशन प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजिए। एंड लास्ट कहता है अगर हैवी लॉस हो गया बिजनेस में, अब चल नहीं सकता है, रेंगते हुए चल रहा है आपकी बिजनेस, तो उस केस में भी कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है कि आप बिजनेस बंद कर दीजिएगा। ठीक, ये थी कुछ प्रोसीजर जिसमें कि डिसोल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं डिसोल्यूशन में होता क्या है। डिसोल्यूशन में क्या करेंगे, सारे एसेट्स जो है फर्म के, उसको हम क्या करेंगे, बेच डालेंगे। ठीक है, मार्केट में बेच देंगे। जो पैसा आएगा उसको कहते हैं अमाउंट रियलाइज। जो पैसा आएगा उस पैसा को हम पेमेंट कर देंगे। कैसे पेमेंट करेंगे वो मैं आपको थर्ड स्टेप में बता रहा हूं। ठीक है, कहता है अगर फर्म की एसेट रियलाइज हुआ तो आप इस स्टेप में पेमेंट करेंगे। फर्स्ट स्टेप कहता है पहले फर्म्स की डेप्ट को आप क्लियर करेंगे। फर्म ने जो डेप्ट लिया है वो आपको क्लियर करना है। जो पैसा रियलाइज हुआ है, कहां पे रियलाइज हुआ, एसेट बेच के रियलाइज हुआ, उसको कहां आप लगाएंगे, पहले फर्म्स की डेप्ट को देने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो प्राइवेट डेप्ट यानी पार्टनर्स ने अपनी कैपेसिटी में फर्म को जो लोन दिया है उसकी भरपाई होगा। फर्म्स में डेप्ट मतलब देखो, आपकी लायबिलिटी 3 टाइप की है। एक है आउटसाइडर, दूसरा होगा लायबिलिटी पार्टनर्स की, ठीक है, पार्टनर्स लोन वगैरह, एंड तीसरा होगा पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, तो उस हिसाब से पहले क्या करेंगे, फर्म्स के डेप्ट को पेमेंट कर देंगे। उसके बाद प्राइवेट डेप्ट यानी पार्टनर ने कुछ लोन आकर फर्म को दिया है तो उसकी पेमेंट होगा। उसके बाद अगर कुछ बचेगा, अगर पॉजिटिव अमाउंट आ गया या बैलेंस कुछ बच गया तो पार्टनर को बांटेंगे। ठीक, अब सुनो, अगर कम पड़ गया तो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसको चुकता करेंगे। याद रखना, अगर फर्म्स के डेप्ट देने लायक नहीं रहा फर्म तो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसकी भरपाई करेंगे। रूल क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से फर्स्ट प्राइवेट डेप्ट को, मान लो एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी है से 1 लाख एंड उसकी प्राइवेट डेप्ट है 40,000। पहले 40,000 पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो 60,000 बचा, इसको फर्म की डेप्ट देने में इस्तेमाल करेंगे। क्या रूल है, पहले फर्स्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज टू बी यूटिलाइज फर्स्ट इनटू प्राइवेट डेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेप्ट। उसके बाद जो बचेगा वो हम किस में इस्तेमाल करेंगे, फर्म्स के डेप्ट में इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्या क्या अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। 4 अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या, पहला अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी, ठीक है, अगर पार्टनर्स की लोन है तो, एंड तीसरा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनेगा एंड बैंक अकाउंट बनेगा। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करना है और 4 लेजर बनाना है। आप 4 स्टेप फॉलो करके 4 लेजर बनाएंगे तो आपके डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और लेजर कैसे पोस्टिंग करते हैं और कौन कौन सी लेजर पोस्टिंग करते हैं अभी हम डिस्कशन करेंगे। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप कहता है जो बैलेंस शीट आपको मिला होगा क्वेश्चन में वो बैलेंस शीट पूरा पूरा खाली कर देना है। और कौन कौन सी 4 लेजर बनाना है? एक लेजर बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, एंड दूसरा लेजर बनेगा कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसके अलावा आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट एसेट साइड में भी है एंड लायबिलिटी साइड में भी है तो दोनों की केस में 2 लेजर बनेगा। ठीक, तो मैं 2 और एक लेजर बना लेता हूं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। फर्स्ट स्टेप क्या कहा मैंने? बैलेंस शीट को खाली करना है। ठीक, सेकेंड स्टेप एसेट को रियलाइज करना है। थर्ड स्टेप लायबिलिटी पेमेंट करना है एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ है तो उसका भी पेमेंट करना है। बस इतना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बैलेंस शीट को मैं आपकी सहूलियत के लिए 5 पार्ट में डिवाइड कर दूं। ठीक, एसेट को 5 पार्ट में एंड लायबिलिटी को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको भी बैलेंस शीट को ऐसी नजरिया से देखना है। ठीक, फर्स्ट स्टेप कहता है जो भी फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स हैं, जो भी फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे अदर देन बैंक एंड फिक्टिटियस एसेट्स। याद रखना, अदर देन बैंक एंड फिक्टिटियस एसेट्स। तो चलो मैं फिक्स एसेट एंड करंट एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। ये देखिए क्या लिखूंगा, टू फिक्स्ड एसेट्स। जितनी भी इंडिविजुअली आपको ट्रांसफर करना है टू करंट एसेट्स, इंडिविजुअली ट्रांसफर करना है, टोटल करना है, आउटर कॉलम में टोटल लिखना है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस आप बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट आएगा फिक्टिटियस एसेट्स। देखो फिक्टिटियस एसेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस को, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का सस्पेंस अकाउंट, ये दोनों आपका फिक्टिटियस एसेट्स का एग्जांपल है। और ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। तो चलो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा टू P&L अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। याद रखना जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं इसीलिए कैपिटल अकाउंट एक ही लिखा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप पार्टनर्स की करंट अकाउंट। पार्टनर्स की करंट अकाउंट वेदर इट में भी एसेट साइड में हो लायबिलिटी साइड में हो, आपको कहां ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट की बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। क्लियर? अब पार्टनर्स की ये डेबिट बैलेंस एसेट साइड में है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसका मतलब क्या है? एसेट साइड में पार्टनर्स की लोन लिखा है तो पार्टनर को हमने पैसा दिया है, पार्टनर को हमने पैसा दिया है। ठीक, और हमको पैसा मिलेगा।
हमने पैसा दिया है, तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट यहां पे मैं बना के दिखाता हूं। ये लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक। और उससे पैसा वापिस लेंगे तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये बाद में बोलना चाहिए था, मैंने अभी बोल दिया बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में लिखूंगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है, ये मेरा पूरा एसेट साइड मैंने ट्रांसफर कर दिया, एसेट साइड पूरा खाली हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, लायबिलिटी साइड खाली कर दूंगा। लायबिलिटी साइड में मैंने लायबिलिटी साइड को भी 5 पार्ट में लिखा है। पहला लिखा है कैपिटल, पहला कैटेगरी कैपिटल है। कैपिटल के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट। अब रिजर्व एंड सरप्लस के पास आओ। रिजर्व एंड सरप्लस को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक है जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट, एक है स्पेसिफिक रिजर्व एंड लास्ट रिजर्व अगेंस्ट एनी एसेट। एक एक करके बात करते हैं। जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट, ये तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आंख बंद करके ट्रांसफर कर दीजिए, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बाय क्या लिखूंगा, P&L अकाउंट। अब क्या होगा, स्पेसिफिक रिजर्व। देखो स्पेसिफिक रिजर्व फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी ट्रीटमेंट हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं रिजर्व अगेंस्ट एसेट। इसका मतलब क्या है, देखो कुछ एसेट के अगेंस्ट कुछ रिजर्व रखा जाता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब जो चीजें हैं इसको आप सेपरेटली दिखाना है। और कहां पे दिखाना है, आप रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक। याद रखना, अगर बैलेंस शीट में डेटर 60,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, आउटर कॉलम में 55 लिखा है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, डेटर 60,000 रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करूंगा एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करूंगा 5,000। ना कि मैंने डेटर 55,000 सीधा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, वो गलती मत कीजिएगा। आप डेटर जितना है उतना लिखेंगे एंड प्रोविजन जितना भी है आप रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक। तो आप बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया। आप रिजर्व अगेंस्ट एसेट मैं क्या लिखूंगा, यहां पे वही लिख देता हूं, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हो गया। अब आते हैं पार्टनर्स की करंट अकाउंट। ये देखो लायबिलिटी साइड में है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो मैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देता हूं। क्या लिखूंगा, देखो एसेट साइड में था तो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया, लायबिलिटी साइड में है लिख दूंगा बाय करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट, ये भी हो गया। अब पार्टनर्स की लोन के बारे में बात करते हैं। यहां एसेट साइड में जब लिखे थे पार्टनर्स लोन अकाउंट, दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस था, कौन, फर्म ने पार्टनर को दिया था, क्लियर। अब यहां पे पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, ये कब पेमेंट होगा, जब थर्ड पार्टी यानी फर्म्स डेट खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा तो पार्टनर्स की लोन देंगे, ठीक। लेकिन इसके लिए हम लेजर में तो ट्रांसफर कर देते हैं इसके बैलेंस। मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है, लिख दिया पार्टनर्स की लोन। देखो एसेट के लिए अलग से लिख दिया था, लायबिलिटी के लिए अलग से लिख दिया, क्लियर। अब देखो फर्म्स डेट, देखो मेन चीज यही है,
कुछ भी पैसा रियलाइज हुआ, जितनी भी पैसा रियलाइज हुआ, पहले फर्म्स डेप्ट पूरा करके, अगर कम पड़ जाएगा तो रूल क्या था, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी से उसके प्राइवेट डेप्ट को खत्म करने के बाद कुछ बचेगा तो इसमें इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड में, तो इसीलिए हम ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। कम पड़ गया, हमेशा ज्यादा ही होगा। ठीक है, पहले फर्म्स की डेप्ट पेमेंट करना है, इसीलिए लायबिलिटी में जितनी भी फर्म्स की डेप्ट होगा, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग लोन, जितनी भी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कुछ भी होगा तो सारे के सारे मैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय फर्म्स डेप्ट लिखूंगा, बाय फर्म्स डेप्ट। इंडिविजुअल लिखूंगा, देखो इंडिविजुअली लिखना, हर चीज को इंडिविजुअली लिखना। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। अब मेरा क्या हुआ, देखो बैलेंस सेट मैंने पूरा खाली कर दिया। फर्स्ट स्टेप मेरा खत्म हो गया और मैंने 4 लेजर में बनाया है। हाँ, यहाँ पे 5 लेजर बनाया है, लेकिन पार्टनर्स लोन अकाउंट का 2 बनाया है मैंने। ठीक है 4 ही लेजर, 4 स्टेप 4 लेजर। सेकेंड स्टेप क्या है, मैंने जब पूरा बैलेंस शीट खत्म कर दिया, अब मैं एसेट को रियलाइज करूंगा। रियलाइजेशन ऑफ एसेट जो है उसका जरा ध्यान से सुनो। एसेट या तो कैश या बैंक चेक में रियलाइज होगा, नहीं तो कोई भी पार्टनर ले लेगा, नहीं तो किसी क्रेडिटर कोई लायबिलिटी चुकता करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर एसेट कैश में रियलाइज हुआ तो उस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक लिखेंगे। हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, इसका मतलब एसेट पैसे में बेचा। कुछ एसेट पार्टनर ले जाते हैं तो उस केस में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये कहां जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मैं छोटा लिख देता हूं, आप पूरा लिख के आना भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, रियलाइजेशन के और कुछ पॉइंट से आपको डिस्कशन करना है। कुछ एसेट्स रिकॉर्डेड होता है, कुछ एसेट्स अनरिकॉर्डेड होता है। ये अनरिकॉर्डेड एसेट क्या है, देखो फर्म्स में एसेट होगा, उसकी बुक वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो उसको अनरिकॉर्डेड बुक्स में और रिकॉर्ड नहीं कर सकते, 0 वैल्यू होगा तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन। लेकिन उसका वैल्यू मार्केट में हमने बेचा तो कुछ रियलाइज हुआ है। ठीक है, या किसी पार्टनर ने उसको ले गया, या किसी लायबिलिटी चुकता करने के लिए हमने ट्रांसफर कर दिया। उस केस में एज इफ आपने एसेट रियलाइज की ट्रीटमेंट करना। याद रखना, पैसा में बेचेंगे तो बाय बैंक लिखेंगे, पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। एंड एक चीज याद रखना, अगर हमने कोई भी एसेट लायबिलिटी चुकता करने के लिए यूटिलाइज किया, ठीक है, उस केस में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। मान लो हमारे पास फर्नीचर, मैंने यहां पे फर्नीचर 20,000 लिखा है और किसी क्रेडिटर को हमने 20,000 का फर्नीचर दे दिए, उस केस में हम एंट्री पास नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। कुछ एसेट्स की अगर क्वेश्चन में रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दिया है तो उस केस में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि कोई एसेट का कोई वैल्यू मार्केट में मिला नहीं है। ठीक है, स्टेप आपको समझ में आ गया एसेट के बारे में। एसेट बिकेगा कैश एंड बैंक में, पार्टनर लेगा एंड क्रेडिटर, ये 3 पॉइंट बताया। अनरिकॉर्डेड एसेट का सेम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो एसेट का वैल्यू कुछ भी नहीं लेंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट में उसको नहीं दिखाएंगे।
खत्म, सेकंड स्टेप खत्म हो गया। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक, क्वेश्चन में आपको दिया हो या नहीं दिया हो, नहीं दिया तो एज्यूम करेंगे कि जितना बुक वैल्यू की लायबिलिटी था उतना हमने पेमेंट किया। पेमेंट किसी भी कीमत पे होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर पेमेंट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये पेमेंट की एंट्री लिख रहा हूं, और जिसको भी पेमेंट करोगे उसकी एंट्री उसकी जरूर लिखना। मान लो सन्ड्री क्रेडिटर है तो सन्ड्री क्रेडिटर उसके नाम जरूर लिखना। समझ में आ गया। बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा, देखो जैसे एसेट पार्टनर ने ले गए, ऐसे ये भी हो सकता है कि कोई लायबिलिटी पार्टनर बोल रहा है मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। ठीक, पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। अगर पार्टनर ने कोई लायबिलिटी लिया तो पार्टनर से मैं रियलाइजेशन लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखूंगा, जितनी भी उसने कोई लायबिलिटी का पेमेंट चुकता किया उसके अमाउंट लिखूंगा। क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट की ट्रीटमेंट था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी ट्रीटमेंट वैसे ही होगा। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अब पेमेंट करना है तो आपको वही एंट्री पास करना है टू बैंक। अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। अब लास्ट स्टेप क्या है, एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करके क्वेश्चन में लिखा होगा। वो क्या चीज है बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब जो आप प्रोसीजर है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर के लिए कुछ खर्चा उठाना पड़ता है। जैसे कि आपको एसेट रियलाइज करना है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, किसी एजेंसी को देना पड़ेगा, वो कुछ चार्जेस लेगा, कमीशन, ये इतने सारे थोड़े खर्चा होता है, तो उसको हम कहते हैं टोटल करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका ट्रीटमेंट के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये जो अमाउंट होगा वो किस में ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन अगर फर्म ने दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लिखूंगा, अगर पार्टनर ने दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर लिखूंगा। तो चलो मैं ये लास्ट एंट्री पास कर देता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, लास्ट स्टेप पे खत्म। 4 स्टेप, 4 लेजर। रियलाइजेशन अकाउंट का सारे अमाउंट ट्रांसफर हो गया, डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा जैसे ही हम सारे लेजर क्लोज कर देंगे। तो चलो लेजर क्लोज करते हैं। अब ये टू बैंक लिखा है तो मैं भाई रियलाइजेशन अकाउंट लिख देता हूं। ये जो रियलाइजेशन लिखा लायबिलिटी के पेमेंट के लिए, ये जो रियलाइजेशन लिखा एक्सपेंसेस के लिए। अगर पार्टनर लिया, कोई एक्सपेंसेस दिया तो मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करूंगा। फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करूंगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो मैं लिखूंगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा। ये मेरा रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा। और कहां लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये मेरा रियलाइजेशन प्रॉफिट है। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा। ये मेरा लॉस है, रियलाइजेशन लॉस है, तो कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने लॉस लिख दिया। खत्म, रियलाइजेशन खत्म हो गया। अब सुनो, मैं
पार्टनर की लोन की पेमेंट अगर मेरे पास है, पार्टनर को लोन आपको दिया है, पेमेंट करना है, तो मैं लिखूंगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। लिख दिया टू बैंक अकाउंट। अब ये मैं क्लोज कर दूंगा और यहां पे लिखूंगा बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये भी खत्म हो गया। अब ये तो पहले से ही खत्म है। अगर पार्टनर ने कोई लोन लिया है तो पहले ही पैसा उससे मांग लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, कैपिटल अकाउंट क्लोज करूंगा। कैपिटल अकाउंट जब मैं क्लोज करूंगा तो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टू बैंक अकाउंट होगा। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैंक अकाउंट होगा। इस बैंक अकाउंट को जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रखना बैंक में कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा, कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा। लास्ट स्टेप है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करके टू बैंक लिख दो या बाय बैंक लिख दो और उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बैंक अकाउंट क्लोज करोगे तो कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक, ये आपको चेक है कि आपकी क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं। एकदम आप अगर इसमें कोई बैलेंस नहीं रहेगा तो याद रखना आपकी आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? तो मैंने आपको 4 स्टेप 4 लेजर बना के दिखाया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे फोन करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जर्नल एंट्री, WCR की ट्रीटमेंट एंड रिलेशन एक्सपेंस की ट्रीटमेंट, बहुत सारे सिचुएशन आता है, उसके बाद में डिस्कशन करूंगा। ठीक, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए, वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।